4 दिसंबर 1971 रात 9:50 कराची बंदरगाह पाकिस्तानी नौसेना का सबसे भरोसेमंद किला, जहां हर जहाज खुद को सुरक्षित समझता है। दूर तक फैली बंदरगाह की रोशनियां बेखबर हैं। समंदर की काली सतह पर कुछ हिलता है, कोई राडार सिग्नल नहीं, कोई चेतावनी नहीं। फिर अचानक अंधेरे को चीरती हुई आग की एक लकीर उठती है, सीधी अपने निशाने की ओर। धमाका इतना तेज कि पानी कांप उठे। कुछ ही पलों में कराची के आसमान में पहली बार तेल की टंकियां धधकने लगती हैं। जो किला अभेद्य समझा जाता था, वो आज रात अपनी ही आग में जलने वाला है। और इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 4 दिन पहले, एक अलग जंग से। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया। पठानकोट, आगरा, अंबाला। यह ऑपरेशन चंगेज खान था और इसी के साथ भारत पाकिस्तान का पूरा युद्ध छिड़ गया। मगर असली फैसला सिर्फ जमीन पर नहीं होने वाला था। समंदर के उस पार कराची बंदरगाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों था। यह उसका इकलौता बड़ा बंदरगाह था, पूरी नौसेना का घर और हर हथियार, हर ईंधन की शिपमेंट के लिए जीवन रेखा। अगर कराची डूब गया तो पूरा पश्चिमी मोर्चा डूब जाएगा। भारतीय नौसेना के पास एक योजना थी, जोखिम से भरी, लगभग असंभव जैसी। कुछ ही महीने पहले सोवियत संघ से आई छोटी छोटी मिसाइल बोट्स, जिन्हें अब तक किसी युद्ध में परखा नहीं गया था। इन बोट्स के पास बड़े जहाजों जैसा कवच नहीं था, न लंबी दूरी की राडार क्षमता, मगर हर डेक पर सोवियत निर्मित स्टिक्स मिसाइलें लदी थीं, जो 40 नॉटिकल मील दूर से ही किसी बड़े जहाज को समंदर में डुबो सकती थीं। 2 दिसंबर को मुंबई से रवाना होकर यह छोटा बेड़ा गुजरात के तट की ओर बढ़ा, ओखा की तरफ, जहां से आखिरी हमला बोला जाना था। इस बेड़े को नाम दिया गया था किलर स्क्वाड्रन और इसकी कमान थी कमांडर बबरू भान यादव के हाथ में। योजना बनी, इन नन्ही बोट्स को कराची से सैकड़ों मील दूर तैनात किया जाए, फिर अंधेरे की आड़ में दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना पकड़े गए वार किया जाए और लौटा जाए। अगर पकड़े गए तो कोई मदद नहीं पहुंचती। कराची की हवाई और नौसैनिक सुरक्षा बेहद चौकस थी। फिर भी नौसेना मुख्यालय ने फैसला ले लिया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार था जब जहाज रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाने वाला था। बोट्स के भीतर सन्नाटा था। हर अफसर जानता था यह रात लौटने की गारंटी नहीं देती। और 4 दिसंबर की शाम होते होते यह छोटा बेड़ा कराची से कुछ ही 100 मील दूर अंधेरे समंदर में अपनी आखिरी पोजीशन ले चुका था। अगर यह कहानी आपको अब तक बांधे हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और अनटोल्ड स्टोरीज आती रहेंगी। शाम के 5:30 बजे ओखा के तट से आदेश आया, ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू। तीनों मिसाइल बोट्स INS निपात, INS निर्घात और INS वीर सीधे रास्ते से कराची की ओर दौड़ पड़ी, साथ में 2 एस्कॉर्ट जहाज और एक ईंधन टैंकर। समंदर उस रात असामान्य रूप से शांत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा इन नाजुक मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए चाहिए था। हर डेक पर सन्नाटा था। कोई राडार बीम बाहर नहीं भेजी जा रही थी, कोई रेडियो संदेश नहीं, सिर्फ इंजन की धीमी गड़गड़ाहट और अंधेरे में कराची की तरफ बढ़ता एक साया। हर अफसर जानता था कि अगर दुश्मन को भनक लग गई तो लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। रात 9:45 बजे के करीब INS निर्घात के राडार पर एक बड़ा निशान चमका, 45 मील दूर उत्तर पश्चिम में। यह था PNS खैबर, पाकिस्तानी नौसेना का डिस्ट्रॉयर। निर्घात के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत शर्मा ने अनुमति मांगी और तुरंत मिल गई। पहली स्टिक्स मिसाइल हवा में उठी, सीधा निशाना, बॉयलर रूम पर वार। जहाज की रफ्तार 8 नॉट पर आ गिरी। निर्घात के डेक पर हर आंख राडार स्क्रीन पर टिकी थी, निशाना अब भी हिल रहा था। कमांडर शर्मा ने दूसरी मिसाइल की अनुमति ली। खैबर की रफ्तार 0 हो गई, गहरा धुआं उठने लगा। 45 मिनट बाद कराची से 35 मील दूर PNS खैबर डूब गया। 2200 में से ज्यादातर पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज के साथ ही समंदर में समा गए। उसी वक्त उत्तर पूर्व में INS निपात के कमांडिंग ऑफिसर बहादुर नरीमन कविना ने 2 और निशाने साधे। एक मालवाहक जहाज वीनस चैलेंजर, जो पाकिस्तानी सेना के लिए गोला बारूद ढो रहा था, और उसका एस्कॉर्ट डिस्ट्रॉयर PNS शाहजहां। मिसाइल लगते ही वीनस चैलेंजर में रखा गोला बारूद फट पड़ा। आसमान में आग का एक गोला उठा और जहाज पलक झपकते डूब गया। शाहजहां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, मगर डूबा नहीं। बाद में इसे मरम्मत के काबिल भी नहीं समझा गया। रात 11:20 पर INS वीर के कमांडिंग ऑफिसर ओम प्रकाश मेहता ने अपना निशाना साधा। PNS मुहाफिज, एक माइनस्वीपर जो बंदरगाह के मुहाने की निगरानी में तैनात था। मिसाइल पुल के ठीक पीछे जा लगी। जहाज इतनी तेजी से टूटा कि पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय तक कोई संदेश भी नहीं पहुंच सका। 33 नौसैनिक उसी पल में मारे गए।
आईएनएस निपात अब भी रुका नहीं था। बंदरगाह की ओर बढ़ते हुए 14 मील दूर से उसने अपना आखिरी निशाना साधा, कराची की तेल भंडारण टंकियां। मिसाइल लगी और आसमान में अकल्पनीय आग की लपटें उठी। टंकियां धधकने लगी, ऐसी आग जो मीलों दूर से दिखाई देने लगी। कुछ ही घंटों में 3 जहाज डूब चुके थे। एक बुरी तरह घायल पड़ा था और कराची का दिल जल रहा था। भारतीय बेड़ा बिना पकड़े गए अंधेरे में वापस लौट चला। पीछे कराची में आहरा तफरी मची थी। पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को अब तक अपने पूरे नुकसान का अंदाजा तक नहीं था। सुबह होते ही बचाव दल खैबर के डूबे नौसैनिक को तलाशने निकले और तभी उन्हें पता चला कि मुहाफिज भी रात में ही डूब चुका था। यह खबर भी उन्हें उन्हीं नाविकों से मिली जो मुहाफिज के जलते मलबे के पास खैबर के बचे हुओं की तलाश करते हुए मिल गए थे। जिस बंदरगाह को पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वो एक ही रात में अपने ही मलबे और आग में डूब गया था। कराची में सुबह भयावह थी। बंदरगाह पर धुआं अब भी उठ रहा था, मलबा तैर रहा था और खैबर और मुहाफिज के लापता नौसैनिकों की तलाश जारी थी। समंदर किनारे खड़े हर अफसर को एक ही डर सता रहा था, अगला वार कब और कहां पड़ेगा। पाकिस्तानी नौसेना ने तुरंत अपने बचे हुए जहाजों को नया आदेश दिया, गोला बारूद कम रखो, बंदरगाह में मत रुको और जहां हो सके आम मालवाहक जहाजों की भीड़ में घुल मिल जाओ। हर युद्धपोत अब एक व्यापारी जहाज जैसा दिखने की कोशिश कर रहा था। साथ ही तटीय इलाकों में हवाई निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई ताकि अगला हमला आने से पहले भांप लिया जाए। 8 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी वार किया। ओखा बंदरगाह पर बमबारी, जहां भारतीय मिसाइल बोट्स का ईंधन और गोला बारूद रखा जाता था। मकसद साफ था, उन्हीं बोट्स को जमीन पर तबाह कर देना जिन्होंने 4 दिन पहले कराची में तबाही मचाई थी। मगर भारतीय नौसेना पहले ही सतर्क थी। यह हमला होने का अंदाजा लगाकर बोट्स को पहले ही सुरक्षित ठिकाने पर हटा दिया गया था। बम्बर से मगर निशाना खाली मिला। इसी बीच भारतीय टोही विमानों ने कराची के तटीय इलाके में कुछ असामान्य देखा। बचे हुए युद्धपोत व्यापारी जहाजों की कतार में छिपे हुए धीरे धीरे फिर से इकट्ठा होते हुए। कराची की तेल टंकियों का एक बड़ा हिस्सा अब भी बचा हुआ था और पाकिस्तानी नौसेना खुद को दोबारा संभालने में जुटी थी। नौसेना मुख्यालय के सामने एक ही सवाल था, अगर अभी दोबारा वार नहीं किया गया तो दुश्मन को संभलने का पूरा मौका मिल जाएगा और छिपे हुए जहाजों को पहचानना मुश्किल होता जाएगा। फैसला हो चुका था, एक और रात, एक और हमला, बाकी हिसाब चुकता करने के लिए। इस बार निशाना सिर्फ जहाज नहीं थे, बल्कि वो बचा हुआ ईंधन भी था जिसके सहारे पाकिस्तान की पूरी पश्चिमी नौसेना टिकी हुई थी। 8 दिसंबर की रात नौसेना मुख्यालय से आखिरी आदेश जारी हुआ। समंदर इस बार शांत नहीं था, लहरें ऊंची उठ रही थीं और इसी उफनते समंदर में 3 जहाज आईएनएस विनाश, आईएनएस तलवार और आईएनएस त्रिशूल कराची की तरफ बढ़ रहे थे। इस बार कमान थी लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरात के हाथ में, आईएनएस विनाश के कमांडिंग ऑफिसर। उनके डेक पर सिर्फ 4 मिसाइलें बची थीं और एक भी गलत निशाना पूरे मिशन को नाकाम कर सकता था। रात 11 बजे के करीब मनोरा प्रायद्वीप के पास राडार स्क्रीन पर एक पूरा का पूरा झुंड उभरा, 12 नॉटिकल मील दूर। मगर यह झुंड साफ नहीं था। पाकिस्तानी युद्धपोत अब व्यापारी जहाजों की भीड़ में घुले मिले खड़े थे, ठीक वैसे ही जैसी योजना उन्होंने 4 दिन पहले बनाई थी। लहरों में हिचकोले खाते हर जहाज का आकार एक जैसा दिख रहा था। कौन दुश्मन का युद्धपोत है और कौन किसी तीसरे देश का निर्दोष मालवाहक, यह फर्क करना अंधेरे और ऊंची लहरों के बीच आसान नहीं था। किसे निशाना बनाया जाए और किसे बख्शा जाए, यह फैसला कुछ ही पलों में लेना था। जेरात ने राडार पर हर निशान को परखा, कोऑर्डिनेट्स की दोबारा जांच की और फिर अपनी पहली मिसाइल दागी, सीधा निशाना कराची की बची हुई तेल टंकियों पर। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग की लपटें 60 मील दूर तक दिखाई देने लगी। दूसरी मिसाइल पनामा के टैंकर गल्फ स्टार पर लगी, जहाज कुछ ही पलों में डूब गया। तीसरी मिसाइल ने पाकिस्तानी नौसेना के फ्लीट टैंकर पीएनएस ढाका को निशाना बनाया, जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, मरम्मत के लायक भी नहीं बचा। चौथी और आखिरी मिसाइल ब्रिटिश मालवाहक जहाज हार्मटन पर लगी, जो देखते ही देखते समंदर में समा गया। विनाश के पास अब कोई मिसाइल नहीं बची थी। अपना काम पूरा कर तीनों जहाज अंधेरे में वापस मुड़ गए, फिर एक बार बिना किसी नुकसान के। पीछे कराची की आखिरी बची हुई तेल टंकियां भी जल रही थीं और वो आग अब रुकने वाली नहीं थी। जिस बंदरगाह से कभी पाकिस्तान की पूरी नौसेना और उसका पूरा व्यापार चलता था, वो अब पूरी तरह घुटनों पर आ चुका था। ईंधन खत्म, जहाज डूबे या क्षतिग्रस्त और फॉरेस्ट की खाड़ी से आने वाला हर रास्ता अब भारतीय नौसेना के कब्जे में। 4 दिन
2 रातें और पाकिस्तान की पूरी पश्चिमी नौसेना घुटनों पर। कराची की तेल टंकियां कई दिनों तक जलती रहीं, इतना धुआं कि दिन में भी आसमान धुंधला दिखता था और लपटें रात में मीलों दूर से समंदर पर तैरती नाव से भी दिखती रहीं। बंदरगाह से एक भी बड़ा जहाज बाहर नहीं निकल सका। फॉरस की खाड़ी से आने वाला ईंधन का हर रास्ता बंद हो चुका था और साथ ही पाकिस्तान का पूरा समुद्री व्यापार भी। 255 से ज्यादा पाकिस्तानी नौसैनिक इन 2 रातों में मारे गए, जबकि भारतीय नौसेना को एक भी जहाज, एक भी जान नहीं गंवानी पड़ी। नुकसान का अंदाजा अरबों में लगाया गया, मगर असली चोट आंकड़ों से कहीं गहरी थी। आज हर साल 4 दिसंबर को भारत नौसेना दिवस मनाता है, उसी रात की याद में जब 3 नन्ही मिसाइल बोट्स ने दुनिया की सबसे भरोसेमंद बंदरगाह सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया था। जिन जहाजों ने वो रात मिसाइलें दागी थीं, निपात, निर्घात, वीर और विनाश, आज भी उस स्क्वाड्रन के नाम से जाने जाते हैं जिसने भारतीय नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी रात लिखी। जिन अफसरों ने पहली बार जहाज रोधी मिसाइलें दागी थीं, वो सालों बाद भी इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी घड़ी बताते रहे। कुछ ने इस पर किताबें लिखीं, कुछ हर साल अपने साथियों के साथ उस रात को याद करने बैठते रहे। मगर सवाल आज भी बाकी है, क्या यह सिर्फ एक सैन्य जीत थी या एक ऐसा सबक जो हर उस देश को याद रखना चाहिए जो समंदर को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है? अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।